इस दूसरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कूलम्ब लॉ से पहले थोड़ा हम एक छोटा सा लेक्चर लेने वाले हैं। इस लेक्चर में हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसे इंडक्शन बोलते हैं। इस इंडक्शन वर्ड से आपको बहुत बार रूबरू होना पड़ेगा, तो हम इंडक्शन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इंडक्शन होता क्या। लेकिन इस इंडक्शन को समझने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। तीन तरह के मटेरियल तीन तरह के होते हैं। मटेरियल तीन तरह के होते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और इनके बीच कहीं सेमीकंडक्टर। इन तीनों के बारे में जानते हैं क्या होता है, थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। देखिए, कंडक्टर किसे बोलते हैं, सब लोग रूबरू होंगे इस सब वर्ड से। which conduct electricity, which conduct electricity with help of free electrons। ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है या चार्ज को मूव करने का पाथ देता है। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर इनके बीच का ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी lies between conductor and insulator। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनका कंडक्टिविटी इस दोनों के बीच में होता है। ये ना तो पूरी तरह कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरी तरह इंसुलेटर होते हैं। तो अगर थोड़ा टेम्परेचर मिला या कुछ ऐसा एक वोल्टेज जिससे थ्रेशोल्ड वोल्टेज या थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा मिला तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं और नहीं तो इंसुलेटर की तरह, नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो ये अगर आप कंडक्टर का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो मेटल्स है ना। कंडक्टर का एग्जांपल क्या है? मेटल्स। धरती, अर्थ, आपका बॉडी, मेटल बोले तो कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह की चीज़। और अगर आप इंसुलेटर का एग्जांपल लेना चाहें तो इंसुलेटर का एग्जांपल प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। और अगर आप सेमी कंडक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, इसका एग्जांपल तो क्या बोल सकते हैं? सिलिकॉन,
जर्मेनियम। आजकल इस मटेरियल का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। आप जितना भी रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, मोबाइल जो भी देख रहे हैं, उन सबों में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। कंप्यूटर बहुत ही व्यापक पैमाने पर यूज़ होता है। तो कंक्लूज़न ये था कि जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा पीछे याद करने का कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेसन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा वहाँ ग्लास रड का इस्तेमाल किया था या रबड़ रड का इस्तेमाल किया था। इन्हें फ्रिक्शन के मदद से हमने चार्ज किया था, याद आ रहा है आपको? हाँ, सिल्क या ऊल फर वाले कपड़े से रगड़ के चार्ज किया था। हमने फ्रिक्शन की मदद से इसे चार्ज किया था। और आप गौर करेंगे ये दोनों ही नॉन मेटल है, मतलब किसी नॉन मेटालिक चीज़ को, रड को आप फ्रिक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं, है ना। उसे कपड़े पे रगड़ के आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब मेटल आएगा तो क्या होगा? किसी मेटल रड को आप अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये एक कॉपर का रड है ना। ये एक कॉपर का रड है जो कि मेटल है, और इसे आपने रगड़ा, किसी कपड़े से रगड़ा। तो रगड़ने के दौरान मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस क्लॉथ से इधर की तरफ हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा और ये मूवमेंट इधर की तरफ होगा, और यहाँ आपका हाथ है तो ये आपके बॉडी में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर आपके बॉडी होते हुए अर्थ में घुस जाएगा। देख रहे हैं? तो फाइनली ये कॉपर रड अनचार्ज रहेगा। कॉपर रड रिमेन्स अनचार्ज्ड। या फ्रिक्शन हमने किया था। कॉपर रड रिमेन्स अनचार्ज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्रॉम क्लॉथ टू अर्थ via copper rod and body। मतलब अंतोगत्वा एक छोटा सा करंट बहता है और ये चार्ज का फ्लो। हाँ, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी जा सकता है। अल्टीमेटली कहने का बात ये था कि आप फ्रिक्शन की मदद से कॉपर रड को चार्ज नहीं कर सकते। मेटल को फ्रिक्शन की मदद से चार्ज नहीं किया जा सकता। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक नॉन मेटालिक पोर्शन लगाना होगा। मान लीजिए यहाँ हमने कुछ नॉन मेटालिक कवर लगा दिया है ना। यहाँ हमने कुछ नॉन मेटालिक कवर लगा दिया है, हाँ, और ये प्लास्टिक का है, नॉन मेटालिक, है ना। देखिए ये सब बातें नोट्स लिखने के लिए नहीं, आपको फिजिक्स समझने की चीज़ है। नोट्स आप
खुद ब खुद लिख लेंगे। तो जब हमने नॉन मेटालिक चीज़ लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर नहीं होगा, और जब नहीं होगा तब ये चार्ज हो सकता है। समझ रहे? मेटालिक रड को आप फ्रिक्शन की मदद से चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ्रिक्शन की मदद से उसे चार्ज करना चाहते हैं तो उसके एक सिरे पे, ऐसा सिरा जिसे आप पकड़ेंगे आपके बॉडी के टच में रहेगा, वहाँ नॉन मेटालिक पोर्शन लगाना होगा ताकि कॉपर रड और आपके बॉडी के बीच में कांटेक्ट ना हो। मेटल और आपके बॉडी में दो कंडक्टर के बीच एक इंसुलेटर आ गया है ना, ये असल में क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर है तो चार्ज मूव नहीं करेगा, तब ये चार्ज हो जाएगा। तो मेटल रड को फ्रिक्शन की मदद से चार्ज करना मुश्किल है। अगर आप फ्रिक्शन की मदद से चार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक इंसुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेटल रड को बेसिकली चार्ज किस चीज़ से करते हैं, तो इंडक्शन प्रोसेस से। मेटल रड को किस चीज़ से चार्ज करते हैं, इंडक्शन प्रोसेस। ये इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है हम समझते हैं। ये क्या होता है, चार्जिंग मेथड विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। देखिए आपने फ्रिक्शन में क्या किया था, कांटेक्ट किया था। यहाँ फ्रिक्शन में इन दोनों के बीच अगर आप इसके इसे सॉरी फ्रिक्शन में जब आप इसे किसी फर से रगड़ रहे थे तो इसके बीच एक फिजिकल कांटेक्ट था, है ना। फ्रिक्शन नाम ही फिजिकल कांटेक्ट का है ना। तो हम सीधे यहाँ लिख देते हैं, अगर आप फ्रिक्शन की मदद से किसी चीज़ को चार्ज करना चाहते हैं तो दोनों बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन वहीं अगर आप इंडक्शन प्रोसेस से किसी मेटल को चार्ज करना चाहते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो ये बिना फिजिकल, हम देखेंगे किस तरह बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम चार्ज कर देते हैं। तो ये पहला क्या है, अपना एक मेटालिक स्फीयर है ना, जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कहने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसलिए ये न्यूट्रल है। जैसा कि सिंपल होता है, माँ एक कॉपर का एल्युमिनियम का स्फीयर है और उस नॉर्मल पोजीशन में वो न्यूट्रल रहेगा। अब इसे हमें चार्ज करना है, मतलब इसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव हटा लेना है। हम क्या कर रहे हैं, एक रड ला रहे हैं। ये क्या है, एक चार्ज्ड रड है। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये रबड़ रड ही है ना, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। और ये निगेटिव, तो अगर रबड़ रड है तो यहाँ निगेटिव आयन इंड्यूस्ड है, तो इसे हम लिख देते हैं निगेटिवली चार्ज्ड रड। जब इसे आप इस स्फीयर के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। देख रहे हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ
निगेटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ये एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है और यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस रड के अगल बगल एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो निगेटिव चार्जेस हैं वो इस रड से दूर हो जाएंगे। तो कुछ रफ में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेज का। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ अर्थिंग कर दिया, इसे एक कंडक्टिंग वायर से अर्थ से जोड़ दिया। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, हाँ, आपके घर में जो वायर रहता है, और ये अर्थ है, ये सिंबल है ना, ये सिंबल है, अर्थिंग बोलते हैं इसे, है ना, अर्थिंग कर दिया। एक्चुअली अर्थ क्या है ना, आप किसी चीज़ को न्यूट्रल करना चाहते हैं, जैसे आप लास्ट में देखेंगे कि आपका ये रड, ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज, अब इसे न्यूट्रल करना है तो क्या करेंगे, धरती से छुआ देंगे, अर्थ से टच करा देंगे, खत्म, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अर्थिंग क्या होता है ना, अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आप देखेंगे आपके घर में भी, अर्थिंग क्या है एक्चुअली, अर्थ इज इनफाइनाइट सिंक ऑफ चार्ज, मतलब आप इसे जितना मन उतना चार्ज इसमें भेज सकते हैं, इससे ले सकते हैं, इनफाइनाइट सिंक फॉर चार्जेस। कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट सिंक, ठीक है। तो ज्यों ही आप इसे जोड़ेंगे, अर्थिंग करेंगे, तो ये जितना भी इस हिस्से का नेगेटिव आयन है वो सारा इसके थ्रू मूव कर जाएगा, जो भी माइनस वाला हिस्सा था सारा धरती में समा जाएगा, और पॉजिटिव वाले हिस्से को ये थोड़ा अपने तरफ अट्रैक्ट कर करेगा। हाँ, ये तुरंत सटाना है और इसे डिस्कनेक्ट कर देना है। तो सारा नेगेटिव वाला जो आयन था वो अर्थ में ग्राउंडेड हो गया, ठीक है, ऐसा। और उसके बाद हम अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बचेगा। इस सिचुएशन में इतने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रड के, इंड्यूसिंग रड के अगल बगल रहेंगे, है ना। अब जब रड को हमने अगले स्टेप में हमने रड को हटा लिया है, तो जैसे ही रड को हटाएंगे तो यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? इस इंड्यूसिंग रड के चलते चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट थे, अट्रैक्शन, है ना, इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा था और चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट थे। लेकिन ज्यों ही आपने रड हटाया तो इनके बीच रिपल्सन होने लगा, और इस रिपल्सन से ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है। चलिए कुछ बातें हम नोट कर लेते हैं, क्या कुछ नोट करने वाली बातें हैं। पहला क्या, आफ्टर रिमूविंग द चार्ज रड, लास्ट स्टेप, after removing the charged rod, uniform distribution of induced charges over the surface of metallic sphere.
ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। among positive charges। दूसरा नोट करने वाली बात क्या है? दूसरा नोटिंग पॉइंट क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड रड doesn't lose or gain any of its charges। any of its charges। कहने का मतलब ये है, ये जो इंड्यूसिंग रड है, मतलब इसे आप दूसरे, इस रड को हम क्या बोल दे रहे हैं? इंड्यूसिंग रड, ठीक है ना? इसे क्या बोल देते हैं? इंड्यूसिंग रड। ये क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और ये पूरा प्रोसेस क्या था? इंडक्शन था, ठीक है? तो कहने का मैं, इसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, इंड्यूसिंग रड not exchanged any charges with induced body, with induced body। इंड्यूस्ड बॉडी क्या? स्फेयर। और इंड्यूसिंग रड क्या? वो रबड़ रड, ये वाला रबड़ रड है ना, अपने एग्जांपल में ये वाला रबड़ रड, ठीक है? तीसरा मेन बात, नो फिजिकल कांटेक्ट। हमने पहले भी लिख दिया है, लेकिन फिर यहाँ लिख दे रहे हैं कांटेक्ट। क्या इंड्यूसिंग रड और स्फेयर के बीच, इंड्यूसिंग रड और स्फेयर के बीच किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट हुआ? नहीं। और चौथा बात, नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेज। नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होगा? अपोजिट टू इंड्यूसिंग रड। अगर रबड़ के रड पे, अपने एग्जाम्पल में रबड़ के रड पे नेगेटिव चार्ज था, तो स्फेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना? अगर आप हम कोई पॉजिटिव चार्ज लाते तो वो नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है? चलिए, तो हमने देखा कि किस तरह एक मेटल को अगर आप
चार्ज करना चाहते हैं तो आपको इंडक्शन प्रोसेस का मदद लेना होगा। और इंडक्शन प्रोसेस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और एक मेटल स्फेयर मेटल में इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर हो जाते हैं। क्या इंडक्शन सिर्फ मेटालिक चीज़ के लिए है, कंडक्टर के लिए? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा? क्या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इंडक्शन को सपोर्ट करते हैं? मेरा अगला हेडिंग है इंडक्शन इन इंसुलेटर। चलिए, आपने इस तरह के एग्जाम्पल को देखा होगा। एक प्लास्टिक का कंघी जिसे आप अपने बाल में रगड़ के लाएं और इस रबिंग के चलते, फ्रिक्शन के चलते ये चार्ज्ड हो गया, है ना? ये चार्ज्ड हो गया, ये प्लास्टिक का था और ये चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। हाँ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ ये बात की बात है, ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमने इसे बाल में रगड़ा और ये प्लास्टिक है जो रगड़ने के चलते, फ्रिक्शन के चलते चार्ज्ड हो गया। जब इसे आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएंगे, छोटे टुकड़े होने चाहिए, हल्के हो, हाँ, कूट नहीं हो, कागज़ के छोटे टुकड़े हो जो कि लाइट वेट हो, तो आप देखेंगे कि ये कागज़ के टुकड़े इसमें आके सटने लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रगड़ने से मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हो जा रहे हैं कंघी, और जब आप इसे एक इंसुलेटर के पास लाएंगे, हाँ, ये भी इंसुलेटर है ना, और कागज भी, पेपर भी इंसुलेटर है। ऐसा करने से ये अट्रैक्ट हो रहा है। आपने इसे सटाया नहीं, पेपर में सटाया नहीं, लेकिन ये अट्रैक्ट होके कंघी में आके सट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भी इंडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पहले वाले इंडक्शन से अलग बात है। यहाँ इंडक्शन इन इंसुलेटर हो रहा है। ये इंसुलेटर है ना पेपर, यहाँ भी इंडक्शन हो रहा है। यहाँ क्या होता है, इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, अभी आपका मान लीजिए कम्ब है ना, हमारे केस में ये कम्ब था। जब इसे आप किसी इंसुलेटर के पास लाइएगा, हमारे केस में अभी पेपर का स्मॉल पीसेज है, तो कुछ इस तरह देखिए, जब आप किसी पेपर का या इंसुलेटर का नॉर्मल बात कीजिएगा तो क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। मतलब सेंटर, पॉजिटिव का सेंटर ये कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, है ना? देख रहे हैं इसका सेंटर कहाँ? यहाँ। आप हम दूसरे रंग से दिखाते हैं। किसी पॉजिटिव का सेंटर कहाँ? यहाँ। नेगेटिव का सेंटर कहाँ? यहाँ। इसमें एक नहीं 3-4 चार्ज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सेंटर कहाँ है? बीच में। पर दोनों सेंटर कोइंसाइड करते हैं और ये न्यूट्रल रहते हैं, है ना? लेकिन जब आप किसी चार्ज कंघी को, कम्ब को इसके नज़दीक लाते हैं तो ये एक डाइपोल टाइप का बन जाता है। मतलब डाइपोल करने में यहाँ री अलाइनमेंट ऑफ चार्जेस, इसको आप क्या बोल सकते हैं? री अलाइनमेंट ऑफ चार्जेज। मतलब अगर आपका कंघी पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ मूव कर जाएगा। मतलब मान लीजिए कुछ से पैसा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है और
निगेटिव कुछ इधर आ गया, है ना, इस तरह का कुछ शेप बन गया। तो अल्टीमेटली अगर आप इस सरफेस पे देखेंगे, ये कॉन्टेक्ट नज़दीक वाला सरफेस, यहाँ इंडक्शन रीअलाइनमेंट ऑफ चार्जेस के चलते चार्ज अपीयर हो, रीअलाइनमेंट ऑफ चार्जेज अकर्स और नेट चार्जेज अपीयर ऑन सरफेस। इसके नज़दीक वाले सरफेस पे सारा निगेटिव 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 निगेटिव, है ना। तो इस तरह ये ऐसा क्यों हो रहा है? अट्रैक्शन के चलते हो रहा है ना। इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसे ये पॉजिटिव आयन अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा और ये न्यूक्लियाई नहीं, थोड़ा ऑर्बिट डिफॉर्म होगा। इसको रीअलाइनमेंट ऑफ चार्जेस बोलते हैं। और इस रीअलाइनमेंट के चलते सरफेस पे कुछ नेट चार्ज अपीयर हो जाएगा, जो चार्ज ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगा और इनके बीच अट्रैक्शन होगा। और चूंकि ये पेपर बहुत ही हल्का मटेरियल है, इसलिए ये इंड्यूस्ड होके सट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इंडक्शन न सिर्फ मेटल में हो सकता है, नॉन मेटल में भी हो सकता है। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में होता है, कंडक्टर में भी होता है और इंसुलेटर में भी होता है। सही बात है। चलिए, और इसके पहले हमने देखा था फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं इंसुलेटर को, साथ ही साथ कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग कवर, है ना। किनारे आपने प्लास्टिक का कुछ लगा सकते। और एक तीसरा तथा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जो कि हमारे डिस्कशन में आगे सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिसे कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर में होता है ना। मेटल का लीजिए, मेटल में होता है। क्या होता है कंडक्शन भाई? कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, साथ ही साथ ये सिर्फ मेटल में होता है। मेटल बोल लीजिए या कंडक्टर बोल लीजिए, कंडक्टर में होता है। इसमें क्या है, आप एक चार्ज्ड बॉडी को, अपने केस में मान लीजिए ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इसे हमने सटा के रखा है। इसे हम बोल देते हैं अनचार्ज्ड बॉडी, और ये चार्ज्ड बॉडी। जब इनको हम सटाएंगे, एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट बनेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से इस तरफ होगा, है ना। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम charged body to uncharged body।
ये होगा। चार्जेज, पॉजिटिव चार्जेज किधर से किधर मूव करेंगे, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये हम चर्चा करेंगे, है ना, ये हम चर्चा करेंगे आने वाले एक आध 2-3 लेक्चर के बाद। पोटेंशियल डिफरेंस हम चर्चा करेंगे इस बात की, मतलब चार्जेस किधर से किधर मूव करेंगे, करंट किधर से किधर मूव करेगा। तो कंडक्शन में क्या है, फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, हाँ, फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के नहीं हो सकता। दोनों बॉडीज़ के बीच फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, और फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में मूव करेगा। तो चार्जेस कब मूव करेंगे, जब सामने वाला जो बॉडी हो वो कंडक्टिंग हो, तभी तो मूव करेगा, नहीं तो रास्ता ही यहाँ प्लास्टिक लाके सटा दो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हमारे पास चार्ज ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन की मदद से इंसुलेटर को मेनली चार्ज किया जाता है। इंडक्शन की मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को चार्ज किया जा सकता है, और कंडक्शन की मदद से कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। यहाँ अगर आप थोड़ा और इसे नोट करना चाहें, नो फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट, यहाँ फिजिकल कांटेक्ट, और यहाँ भी फिजिकल कांटेक्ट। तो इस प्रकार 3 तरीके हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के साथ।